हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रदीप बाजिया सर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विज्ञान विषय कक्षा 7 के अध्याय पादप में जनन। पादप में जनन विज्ञान विषय का जो अध्याय है, इसके अभ्यास प्रश्नों को हम यहाँ पर आज हल करने वाले हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से देखें। और ये चैप्टर जो है वो एक तरीके से डायग्राम बेस्ड है। लगभग हर क्वेश्चन में आपको इसमें चित्र मिलेंगे और चित्र के माध्यम से मैं आपको इसमें पूरी प्रोसेस आपको समझाऊंगा किस प्रकार से पादप में जनन की प्रक्रिया होती है। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो ब्लैंक दे रखे हैं इनको आपको फिल करना है। क्या है? जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम रिक्त स्थान जो भी बढ़ना है कहलाता है। तो जनक पादप के कायिक भागों से, जब कायिक भागों की बात आती है, यानी जो भी कायिक भाग हैं पादप के, तना, पत्ती, जड़, ये कायिक भाग हैं। इनसे जो नया पादप बनता है उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। है ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है, केवल एक, या तो नर होता है या मादा जनन अंग होता है, ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं? एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प। आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। पहले का कायिक प्रवर्धन है, दूसरे का एक लिंगी पुष्प है। अब आता है गय। गय में है पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है। और परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। आगे आता है घय। घय में आप देखें नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और निषेचन के उपरांत क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आता है निषेचन। फिर उसके बाद में आता है बीज प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर किस प्रकार से बीज जाते हैं। तो इसमें है पवन, पवन, जल, और यहाँ जल की जगह जो है वो कीट या जीव आ जाएगा। कीट आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कीट आ जाएंगे यहाँ पर, या जंतु भी हो सकता है, जंतु। तो सबसे उपयुक्त यहाँ पर कीट होगा। आप कीट लिख लें। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण भी आपको बताना है। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में एक ही जनक द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति होती है। एक ही जनक कोशिका द्वारा हो जाती है, चाहे तो वो नर हो चाहे मादा हो। ठीक है, इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें पहला जो विधि है, पहली विधि है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या है? यह अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें नए पौधों को जड़, तना, पत्तियों द्वारा उगाया जाता है, क्योंकि इस प्रकार का जनन पौधे के कायिक भागों द्वारा होता है। और यही पौधे के कायिक भाग हैं। कौन? जड़, तना, पत्ती। इसलिए इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उदाहरण के लिए आलू, गुलाब इसी विधि द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप आलू का डायग्राम दिया गया है। आलू आपके घर पे आप देखते हैं कि जब ज्यादा समय तक रखे रह जाते हैं तो उससे एक नया पौधा बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, जहां जहां पर उसमें गड्ढा है, जिसको आंख बोलते हैं, और वहां से नए प्रवर्ध निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही जहां से ये अंकुर होने लग जाता है, अगर इसको इस प्रकार से आप काट के लगा देंगे कि कम से कम उसमें एक भाग जो है, जो अंकुरित हुआ है, उसका लगा दें, इस प्रकार से काट के लगा दें, तो आप जितने भाग में काट के इसको लगाएंगे उनसे नए आलू तैयार हो जाएंगे। तो ये होता है कायिक प्रवर्धन। फिर आता है मुकुलन। दूसरी विधि है मुकुलन। इस प्रकार के प्रक्रम में जनक जीव के शरीर से एक उभार दिखाई देता है, जिसे मुकुल या कलिका कहते हैं, या कली भी कहते हैं। यह मुकुल वृद्धि करता है और एक नए जीव का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए यीस्ट। यीस्ट कोशिका में क्या होता है? ये एक कोशिकीय जीव है। और इसमें आप देखोगे, यहाँ पर देखिए आप, ये इसमें केंद्रक होता है। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है और ये पूरी कोशिका है। अब ये धीरे धीरे पूरी कोशिका ही जो है वो दो भागों में बंटना शुरू कर देती है। और इसी प्रकार से साथ साथ में केंद्रक भी दो भागों में बंटना शुरू करता है। यहाँ पर देखिए दो केंद्रक हो गए अलग अलग, और ये दो भागों में बंटना
शुरू होने लग गया यहाँ पर लगभग। और यहाँ पर देखें आप केंद्रक ये है, ये एक, फिर यहाँ से कई श्रृंखला इसकी बन गई, सीरीज बन गई, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस तरीके से। तो एक से बहुत सारे जीव बनते हैं। और कैसे बनते हैं, उनसे एक मुकुल यानी एक उभार निकलता है, ये मुकुल निकलना शुरू होता है, फिर नवीन मुकुल बन गया, और इस नवीन मुकुल से और सारे मुकुल निकलते जाते हैं, बहुत सारे, तो एक श्रृंखला बन जाती है। इस प्रकार से ये मुकुलन प्रक्रिया होती है, अलैंगिक जनन का ही एक तरीका है ये। आगे बात करते हैं खंडन। खंडन का मतलब होता है टुकड़ों में बंटना, खंड खंड होना। खंडन इस प्रक्रम में शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से गुणन भी करते हैं। शैवाल जैसे स्पाइरोगायरा दो या दो से अधिक खंडों में भी खंडित होते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि करते हैं। ये देखो स्पाइरोगायरा शैवाल है, तो ये स्पाइरोगायरा देखो क्या हो गया है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया ये, ठीक है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है यहाँ से। अब ये जितने टुकड़े बट गए, ये आगे जाकर इसी की तरह, जो पहले वाला है इसी की तरह, इसकी तरह ही ये भी बन जाएंगे धीरे धीरे, और फिर इनसे फिर से दोबारा से टुकड़े होंगे, इनमें दोबारा से खंडन होगा, और इस प्रकार से ये शैवाल जो है वो बहुत ही जल्दी ग्रोथ करते हैं। आगे चलते हैं बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण, बीजाणु अलैंगिक संरचनाएं होती हैं जो कई समय तक जीवित रहती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर नए जीवन में विकसित हो जाता है, या नए जीव में विकसित हो जाता है। उदाहरण के लिए कवक और मोस इसी प्रकरण द्वारा जनन करते हैं। और यहाँ पर देखो इसका डायग्राम भी आपको दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। ये कवक जाल है, ये कवक जाल है, और ये बीजाणुधानी है जहां पर इस प्रकार से बीजाणु होते हैं। तो जब ये बीजाणु, जो अनुकूल परिस्थिति जब इनको मिल जाती है, ऐसा वातावरण इनको मिल जाता है, तो ये जल्दी से गुणन करना शुरू कर देते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है, पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। तो लैंगिक जनन में नए जीवों की उत्पत्ति दो जनकों द्वारा होती है। यह उच्च श्रेणी के पादपों और जंतुओं में होते हैं। नर एवं मादा युग्मक परस्पर संयोग करके युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है, जो बाद में जीव बन जाता है। तो ये लैंगिक जनन हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर बताना है। तो पहले अलैंगिक की बात कर लेते हैं। अलैंगिक जनन, इसमें केवल एक जनक भाग लेता है, ये एकलिंगी पादपों में होता है। जनन अंगों की भागीदारी नहीं होती इसमें, ठीक है। आप इनको पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, ऐसे एक पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से आप पॉइंट बना के भी इसमें लिख सकते हो, अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा। नहीं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो निषेचन क्रिया नहीं होती, बीज उत्पन्न नहीं होता, अलैंगिक जनन के कारण विभिन्नता नहीं आती। जैसा पहले का जो जीव है या पादप है, सेम वैसा का वैसा ही दूसरा नया पादप बनता है, इसमें किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं आती। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन, इसमें दो जनक भाग लेते हैं। दो जनक कौन है, नर और मादा। यह द्विलिंगी पादपों में होता है। निषेचन क्रिया भी होती है इसमें। नए पादप बीजों द्वारा उत्पन्न होते हैं। लैंगिक जनन से कई प्रकार की विभिन्नता भी आती है, जो एक जैव विकास के लिए आवश्यक होता है। आगे पढ़ेंगे आप बड़ी क्लासों में जैव विकास, तो उसमें देखेंगे कि विभिन्नता आना आवश्यक है। फिर पांचवा प्रश्न है, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित करना है। जनन अंग कौन कौन से हैं, तो उनको बताना है। तो यहाँ पर ये डायग्राम आप देख सकते हैं, और इस डायग्राम में आप देखें, ये एक फूल है, पुष्प है, और इसमें बाह्य दल, ये जो हरा वाला भाग होता है, ये होता है बाह्य दल। ये वाला जो पार्ट है, ये बाह्य दल होता है। और ये जो आपको पिंक कलर की पंखुड़ियां दिखाई दे रही हैं, ये पंखुड़ियां होती हैं इसमें। पिंक कलर वाला जो भी पार्ट है, ये पंखुड़ियां हैं। इसके अलावा इसमें आप देखें तो दो और चीजें मिलेंगी आपको, दो और मुख्य पॉइंट इसमें देखने को है। पहला बाह्य दल हो गया, पंखुड़ी हो गई। तीसरा जो पार्ट है वो आप देखेंगे पुंकेसर। और पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक तो तंतु होता है, जो यहाँ से यहाँ तक का भाग जा रहा है, ये तंतु कहलाता है ये। और इस तंतु के ऊपर जो है वो परागकोश होता है, ये परागकोश है। और इस परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, परागकण, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। और ये परागकण जो होते हैं, ये यहाँ पर, ये वर्तिकाग्र है, ये वाला जो पार्ट है ये वर्तिकाग्र है, ये जो है वो वर्तिकाग्र है, ये वाला पार्ट वर्तिकाग्र है। तो उसके बाद में ये भाग अंडाशय है। तो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र स्त्री केसर के भाग है। तंतु और परागकोश पुंकेसर के भाग है। पुंकेसर जो है वो नर जनन अंग है, और स्त्री केसर जो है वो मादा जनन अंग है।
अब जो नर युग्मक है यहाँ पर, वो परागनली में जाएगा और यहाँ से इस तरीके से यहाँ से आता हुआ यहाँ पर जो मादा युग्मक है या अंड कोशिका है उनसे मिलकर ये युग्मनज बनाएगा। इस प्रक्रिया को जो है वो क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ये सारी बातें आगे आप पढ़ते जाएंगे। ये जनन भागों को यहाँ पर बता दिया है। स्त्री केसर के 3 पार्ट हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, और पुंकेसर के 2 हैं, तंतु और परागकोश। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वपरागण और परपरागण। पर यानी दूसरे से परागण और स्वपरागण यानी स्वयं से। कैसे होता है ये देखिए। स्वपरागण, स्वपरागण इसमें परागकोश में परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रम में बाह्य कारक जैसे वायु या जल की आवश्यकता नहीं होती, इसमें विभिन्नताएं भी नहीं आती। पर परागण में क्या होता है, इसमें परागकोश में परागकण उसी स्पीसीज के अलग पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रम में बाह्य कारक जैसे वायु या जल आदि की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रम में विभिन्नताएं आती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखें डायग्राम में स्वपरागण। स्वपरागण क्या है, जब यहाँ से कोई भी जीव, तितली, मक्खी, मधुमक्खी जो होती है, वो यहाँ से इन पराग कोषों से परागकण लेके इसी फूल के अगर वर्तिकाग्र पर बैठती है और वहां पर परागकण लग जाते हैं इस वर्तिकाग्र पर, और उससे जो है वो युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा और बीज बनेगा, फल बनेगा, तो ये स्वपरागण है। और अगर यही जो मक्खी, मधुमक्खी या तितली वगैरह जो है वो दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाकर बैठती हैं, ठीक है, और वहां पर परागकण छोड़ते हैं, जो यहाँ से परागकण लग गए थे वो यहाँ पर परागकण छोड़ देते हैं, तो ये परपरागण कहलाता है, यानी दूसरे फूल पर परागण हुआ है। ठीक है, तो स्वपरागण उसी फूल पर है और परपरागण दूसरे फूल पर है। प्रश्न संख्या 7, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम। पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। तो पुंकेसर, पुंकेसर क्या है, नरजनन भाग है। पुंकेसर पुष्प का नरजनन भाग होता है। इसके 2 भाग परागकोश तथा तंतु होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं जिनसे नर युग्मक बनते हैं। स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। अभी ऊपर के डायग्राम में आपको बताया था। अंडाशय में एक अथवा अत्यधिक बीजांड होते हैं। बीजांड में मादा युग्मक अथवा अंडाणु बनते हैं। परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है। वर्तिकाग्र से अंडाशय तक एक पराग नलिका जाती है और इस पराग नलिका द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन होता है, जिसे निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। और निषेचन होने के बाद में जो अंडाणु बना है उसे युग्मनज कहते हैं। अब इन चित्र में आप देखें किस प्रकार से, ये आप देखें ये परागकण है और ये परागकण जो है वो वर्तिकाग्र पर, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा ये वर्तिकाग्र है, और ये जो पाइप दिखाई दे रही है आपको ये परागनली है। तो इस परागनली से होते हुए परागकण हैं वो कहाँ पर पहुंचते हैं, मादा युग्मक जो अंडाशय है, ठीक है, यहाँ पर पहुंचते हैं अंडाणु के पास। और इस अंडाशय में अंडाणु जो है वो अंडाणु से नर युग्मक मिलते हैं। नर युग्मक यानी परागकण जो है, नर युग्मक जो है वो यहाँ पर इनसे मिलते हैं। तो ये मिलने की जो प्रक्रिया है, संयोग करने की जो प्रक्रिया है वो तो निषेचन कहलाती है। और इस संयोग करने के बाद में जो अंडाणु बना है उसे युग्मनज कहते हैं। तो ये देखो पुंकेसर आप देख सकते हैं, पुंकेसर इस प्रकार से होता है। इसमें ये परागकोश होता है और ये पूतंतु है। तो ये परागकोश के ऊपर ही परागकण पाए जाते हैं। आप देखेंगे तो गुड़हल जो होता है उसके पुष्प पे आप देखें और वहां पर आप देखें तो साइड में छोटे छोटे से एक पीले कलर के आपको दिखाई देंगे, बीच में मैरून कलर की जो है वो आपको वर्तिकाग्र दिखाई देगी और उसके चारों तरफ आपको बहुत छोटे छोटे से एक परागकोश दिखाई देंगे। अगर आप उनको हाथ पे लेंगे तो आपके हाथ पे थोड़ा सा पीला सा पदार्थ सा लग जाएगा। वही पीले जो पदार्थ हैं वो ही परागकण होते हैं और वो परागकण जो हैं वो वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। तो वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका और वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक आते हैं। ये देखिए आप स्त्री केसर, स्त्री केसर में ये वाला पार्ट जो है वो वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र से ये पार्ट वर्तिका है और वर्तिका से फिर यहाँ पर अंडाशय में आ जाता है। इस अंडाशय में आप देख सकते हैं अंडाशय में बहुत सारे बीजांड होते हैं। एक भी बीजांड हो सकता है या उससे ज्यादा। तो ये छोटी छोटी संरचनाएं आपको डॉट डॉट दिखाई दे रही है, बीजांड कहलाती हैं। तो ये स्त्रीकेसर है, पुंकेसर है और निषेचन यानी युग्मनज जो बना हुआ है, इसका डायग्राम दिया गया है। तो लगभग हर क्वेश्चन में मैंने आपको डायग्राम देकर उसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप इसको
बहुत अच्छे से तैयार करें, चाहे वो एग्जाम के तरीके से हो या होमवर्क के तरीके से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। प्रकीर्णन, एक जगह से दूसरी जगह पर बीज कैसे जाते हैं? पहला आता है पवन द्वारा। सहजन तथा द्विफिल जैसे पादपों में पंख युक्त बीज पाए जाते हैं। घास के हल्के बीज अथवा आग के रोमयुक्त बीज एवं सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों पर, सुदूर यानी दूर स्थानों पर चले जाते हैं। इसमें ऐसे होता है जैसे आग वगैरह के होते हैं तो नीचे थोड़ा सा बीज लगा होता है और फिर ऊपर इसके रोम लगे हुए होते हैं, और ये रोम जो है वो हवा के साथ साथ उड़ते जाते हैं। ये छोटा सा बीज इसके नीचे लगा हुआ होता है यहाँ पर, तो ये एक जगह से दूसरे स्थान पर ये चले जाते हैं। फिर आता है जल द्वारा। कुछ पादपों के बीज बीज यहाँ बीज है, बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी तथा तंतु में होते हैं। स्पंजी और तंतु में क्यों होते हैं? ताकि वो पानी में आसानी से तैर सके, ताकि वो जल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। उदाहरण के लिए नारियल, नारियल आप देखोगे तो ये किसी नदी नहर के किनारे नारियल लगते हैं और वहां से गिरकर वो एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। फिर देखो जंतु द्वारा भी बीजों का प्रकीर्णन होता है। कैसे? जंतु द्वारा। कुछ पादपों के बीजों का प्रकीर्णन जंतु द्वारा होता है, विशेष तौर पर कांटेदार बीज। कांटेदार बीज जिसमें आते हैं, कांटे जिसमें आते हैं तो वो कपड़ों के लग जाते हैं। या जो भेड़ बकरियां होती हैं वो जंगल में जब घास चरने के लिए गई तो उसके जो भी बाल हैं भेड़ बकरियों के, तो उनमें वो कांटेदार बीज लग जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर वो बीज पहुंच जाता है। ऐसी संरचना होती है जिससे बीज जंतु के शरीर से चिपककर दूरस्थ स्थानों पर चले जाते हैं। उदाहरण के लिए यूरेना व जेंथियम। फिर आता है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी में दिए गए जीवों से मिलान करना है। कली या मुकुल किसमें होता है? आंख किसमें होती है? खंडन किसमें होता है? पंख किसमें होता है? और बीजाणु किसमें होता है? तो इसका आंसर नीचे दिया गया है। कली या मुकुल जो है, कली या मुकुल वो यीस्ट में होती है। अभी हमने ऊपर जब यीस्ट वाला डायग्राम देखा था तो उसमें देखा था किस प्रकार से कली निकलती है उसमें या मुकुल निकलता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था। आंख जो है वो आलू में होती है। आंख आंख से ही नया उसमें नवोद्भिद पादप बनने लगता है, और एक नवोद्भिद पादप कम से कम उसमें हो तो ऐसी आंख काट काट के आप मिट्टी में लगा देंगे तो उससे नया आलू बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। खंडन, खंडन किसमें पाया जाता है? स्पाइरोगायरम में पाया जाता है। पंख, पंख जो है वो कौन से पादप में पाए जाते हैं? मेपिल में पाए जाते हैं, उसके बीज में पाए जाते हैं। बीजाणु, डबल रोटी की फफूंद। ठीक है, बीजाणु जो है वो डबल रोटी की फफूंद। तो इसमें ऊपर एक गुलाब था, उससे के लिए कोई था नहीं, यहाँ पर एक्स्ट्रा 6 दे रखे थे, इधर 5 ही थे, तो उसको छोड़ देना, इन 5 से मैच करना आपको। प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 है, सही विकल्प पर सही का निशान आपको लगाना है। क्या है? पादप का जनन भाग होता है। पादप का जनन भाग पत्ती भी नहीं होता, तना भी नहीं होता, मूल भी नहीं होता, पुष्प होता है। यहाँ पर अलग कलर से मैंने इसको दिखा दिया है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम, प्रक्रम क्या कहलाता है? तो निषेचन, अभी हमने पढ़ा है, 2-3 बार इसको पढ़ लिया, निषेचन कहते हैं इसको। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। किसमें हो जाता है? फल में विकसित हो जाता है। ठीक है, जैसे ही अंडाशय परिपक्व होता है तो वो फल में विकसित हो जाता है। उसके बाद में आता है बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला, तो अभी क्वेश्चन आया था ये, तो बीजाणु उत्पन्न करने वाला कौन है? डबल रोटी का फफूंद। फिर है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम या जिसे पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, तो ब्रायोफिलम अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है पत्ती। आप देखोगे कि ब्रायोफिलम की जो पत्तियां होती हैं वो कुछ इस प्रकार से कटी हुई होती हैं, और जहां जहां से उसमें कट लगी होती है वहां वहां से नया पौधा बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो मिट्टी के संपर्क में आता है तो वहां वहां से नए पौधे बनना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा किसमें पाया जाता है? ब्रायोफिलम में पत्तियों से जनन होता है। तो यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको लगभग सभी प्रश्न जो है वो चित्रों के माध्यम से समझाए हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लें और बहुत अच्छे से आप इसको समझ लें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़ा हुआ आपकी आगे की क्लासों में भी चैप्टर्स आएंगे। साथ ही साथ एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें कॉलम मैच करने वाला क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या फिर अंतर वाले प्रश्न हो, सभी प्रश्न जो हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या डायग्राम बेस्ड जो भी हैं, डायग्राम बनाने के लिए भी आ गया तो इसी चैप्टर से आना है। तो बहुत ध्यान से इसको याद करना है आपको और अच्छे से इसको समझना है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी इसके आंसर मिल सके। और यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो फेसबुक पर, टेलीग्राम पर भी या व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ पर भी इसका लिंक होगा। थैंक यू।